अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये एफएससी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के का चौथा चैप्टर का पहला टॉपिक है। और जो चैप्टर है ये है द सेल। तो इस आज के लेक्चर में हम सेल की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, सेल थियरी के बारे में बात करेंगे और सेल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उस पर हम बात करेंगे थोड़ी सी। तो सबसे पहली बात तो ये कि जनरली अब जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेल की अवेलेबल है उससे हम ये नतीजा हासिल करते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होने का मतलब ये है कि लाइफ, चूँकि हम डिफ़ाइन करते हैं कि लाइफ जो है ज़ाहिर है कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, तो हम इसको देखते हैं कि किस चीज़ में लाइफ है, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। अच्छा, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चर है, उसकी एक शक्ल है, उसकी एक साख्त है। उसको बनाने के लिए कोई यूनिट चाहिए। तो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। और जिस चीज़ में लाइफ है, जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसका उसका कोई काम भी है, यानी वो उसका हर एक पार्ट भी और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप ले लें, जैसे ह्यूमन बीइंग को ही ले लें, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस, हर ऑर्गन अलग तरह का एक फ़ंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब हमारे जो मसल्स हैं, हमारे बाजू हैं, हमारी टांगें हैं, मूव करती हैं। और इस मूवमेंट के पीछे क्या है? मसल्स। मसल्स मूव करते हैं तो ऑर्गन मूव करता है। अब वो जो मसल्स हैं वो क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उनको बनाने वाले सेल्स मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट ऑर्गन की है, असल में क्या है ये? असल में ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों है? क्योंकि सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। तो जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो बेसिकली सेल की वजह से हो रहा है। इसी तरह अगर हम नर्व इम्पल्स की कंडक्शन की बात करते हैं, तो हमारी एक नर्व टिश्यू है जो एक नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करके लेके जाती है। क्यों, कैसे कर कर लेती है वो? क्योंकि उसको बनाने वाले सेल्स कंडक्शन का काम करना जानते हैं। तो चूँकि सेल्स काम करते हैं इसलिए टिश्यू काम करती है, और जब टिश्यूज़ काम करती हैं तो रिजल्टिंगली ऑर्गन काम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है। इसी तरह स्ट्रक्चरल यूनिट भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बना हुआ है, और ये ऑर्गन्स बहुत सारी टिश्यूज़ से मिलकर बने हुए हैं। और ये जो टिश्यूज़ हैं, ये हर एक टिश्यू जो है वो एक तरह के सेल्स से बनी हुई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। इसलिए हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है सेल जो है। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो तो होता ही एक सेल है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको बनाने के लिए सेल्स मिलकर काम करते हैं, तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सेल्स। एक टर्म हम यूज़ करते हैं साइटोलॉजी। साइटो का वर्ड जहाँ भी आ जाए तो याद रख लें कि इसका मतलब सेल है। साइटोलॉजी का मतलब है सेल की स्टडी। सेल की स्टडी, साइटो का मतलब सेल है। तो साइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल। इसमें ज़ाहिर है सेल का स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, फंक्शन भी आ जाएगा, उसके कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे। सेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है साइटोलॉजी में डिस्कस की जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेल थियोरी की तरफ। सेल थियोरी जो है वो कोई ऐसी थियोरी नहीं है जिसको किसी एक साइंटिस्ट ने फॉर्मुलेट कर दिया हो या उसने इसको बनाया हो और पेश किया हो। ये बहुत सालों की मेहनत और बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपने अपने सेल के बारे में आइडियाज़ दिए, उन सब को कंबाइन करके हमने एक थियोरी बना ली है जिसको हम सेल थियोरी कहते हैं। तो अभी हम ये बात करते हैं कि ये जो सेल थियोरी है ये कैसे इमर्ज हुई, और यहाँ तक जो इसकी फ़ाइनल फॉर्म है, जो हमने इसमें से कंक्लूड किया है, जो इसका हमने नतीजा निकाला है, वो सब किन कामों की बेस पर निकाला। तो इनमें से सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो था रॉबर्ट हुक। अब ये भी देखें कि
सेल की जो डिस्कवरी है वो डिपेंड कर रही थी माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन, क्योंकि सेल इतना छोटा है कि हम आम आँख से इसको नहीं देख सकते। तो इसको देखने के लिए यकीनन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी, और जब तक माइक्रोस्कोप इन्वेंट ना होती सेल डिस्कवर नहीं हो सकता था। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर की थी। पहली माइक्रोस्कोप 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। अच्छा, अब उसने क्या किया, उस माइक्रोस्कोप से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। इससे पहले ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतने छोटे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते, यानी इतने छोटे हो सकते हैं। तो क्योंकि नहीं था, माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुई थी। रॉबर्ट हुक ने पहली दफ़ा माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट की 1665 में, तो उसने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। फिर उसने क्या किया, उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में उसने क्या किया, वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसने अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप में देखे थे, उन सब की ड्राइंग्स बनाई उसमें। उसमें उसने उसकी तस्वीरें ड्रॉ की, और उसके बाद फिर उसने ये किया कि कॉर्क लेकर, कॉर्क एक तरह की लकड़ी ही है, ज़रा नरम होती है। पुराने ज़माने में बोतलों के ढक्कन बनाने के लिए इसको कॉर्क को इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये नरम लकड़ी है तो ये बोतल के मुंह में आसानी से फंस जाती थी, तो उनको एयर टाइट करने के लिए, बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आजकल ज़रा कम हो गया। तो कॉर्क को उसने लेकर ना उसका एक बहुत पतला सा स्लाइस काटा, और उसको उसने माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व करने के बाद जो उसको नज़र आया, उसने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में उसको ड्रॉ किया। तो इस तरह का उसको ये नज़र आया। अब इसको अगर आप देखें तो ये लगता है ऐसे जैसे जैसे इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर्स हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हनी बी का जो कॉम्ब होता है, जो छत्ता होता है शहद की मक्खी वाला, उसमें छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह के चैम्बर्स उसको नज़र आए। तो उसने इसको ड्रॉ किया, और इसके साथ ही उसने ये बताया कि जो प्लांट है वो बहुत सारे छोटे छोटे खानों से, चैम्बर्स से या सेल्स से मिलकर बना हुआ है, और ये जो सेल है इसके बाहर एक बाउंड्री है जो कि उसको नज़र आ रही थी, और अंदर जो है वो जगह खाली है। उसने जगह खाली का इसलिए कहा क्योंकि उस वक्त जो उसने माइक्रोस्कोप बनाई थी, पहली माइक्रोस्कोप थी चूँकि, और उस माइक्रोस्कोप की मदद से न्यूक्लियस को देखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसको न्यूक्लियस नज़र भी नहीं आया। तो उसने जब अपना सेल को जब उसने डिफ़ाइन किया ना, तो उसने कहा कि ये एक चैम्बर है जो अंदर से खाली है और बाहर इसके बाउंड्री है जो कि सेल वॉल थी। दूसरा जो साइंटिस्ट था लॉरेंस ओकन, इसने 1805 में ये कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेसिकल्स और सेल्स, यानी उन्हीं चैम्बर्स को वेसिकल्स या उसने सेल का नाम दिया, और उसने कहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से ही ओरिजिनेट होते हैं। और दूसरी बात जो उसने कही कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं, यानी दो बातें उसने की थी। एक तो ये कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं, और दूसरा ये कि ओरिजिनेट भी सेल से होते हैं, बनते भी सेल से ही हैं। उसके बाद तीसरा जो साइंटिस्ट था वो जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क था। लामार्क को ज़ाहिर है आप जानते हैं, बहुत मशहूर साइंटिस्ट था। इसके एवोल्यूशन में भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 1809 में इसने कहा कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यू। उसने कहा कि हम उस वक्त तक किसी चीज़ को ज़िंदा नहीं कह सकते। हैव लाइफ होने का मतलब ये है कि हम उसको ये नहीं कह सकते कि उसके पास ज़िंदगी है, यानी वो ज़िंदा है। हम किसी भी चीज़ को उस वक्त तक ज़िंदा नहीं कह सकते जब तक उसको बनाने वाले पार्ट्स सेल्स ना हों या सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेलुलर टिश्यू का मतलब है कि बंच ऑफ सेल्स, यानी एक सेल्स का एक गुच्छा। तो एक तरह के सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। तो वो कहता है कि या तो वो सेल की बनी हुई टिश्यू ही हैं या फिर टिश्यू से बने हुए हैं। जब ऐसा होगा तो हम किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि इस चीज़ में लाइफ है। तो इसकी जो स्टेटमेंट थी वो ये कहती है कि हम उस वक्त तक किसी चीज़ को लिविंग नहीं कहेंगे जब तक कि वो सेलुलर टिश्यू ना हो
या सेलुलर टिश्यू से बनी हुई ना। इसके बाद चौथा जो साइंटिस्ट था वो था रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। इसने चूँकि अब जो माइक्रोस्कोप थी वो ज़रा तरक्की कर रही थी, और ज़्यादा अच्छी आ गई और अच्छी आ गई, इसने सबसे पहले 1831 में न्यूक्लियस को देखा सेल के अंदर। और जो रॉबर्ट हुक का जो आइडिया था कि रॉबर्ट हुक का आइडिया ये था कि सेल जो है वो एक एम्प्टी स्पेस है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जब न्यूक्लियस को देख लिया तो इसने कहा कि ये एम्प्टी स्पेस नहीं है, बल्कि उसने रॉबर्ट हुक के आइडिया को रिजेक्ट करके ये कहा कि सेल के दरमियान में एक और भी स्ट्रक्चर है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। उसके बाद पांचवा जो साइंटिस्ट था वो था मैथियस श्लाइडन। और ये एक बॉटनिस्ट था। 1833 में इसने चूँकि ये बॉटनिस्ट था, इसने प्लांट्स को स्टडी किया, प्लांट के सेल्स को, और उसने कहा कि सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक आइडिया थियोडर श्वान ने भी दिया था 1839 में। दोनों ने अलग अलग काम किया। ये एक जर्मन जोलॉजिस्ट था। चूँकि ये जोलॉजिस्ट था यानी एनिमल्स का माहिर था, तो इसने एनिमल्स को स्टडी किया और उसने भी सेम स्टेटमेंट वही श्लाइडन वाली दी कि सारे एनिमल्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन इसके अलावा इसने ये भी देखा कि एनिमल्स के सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद है, उसने उसको ऑब्ज़र्व किया। और ये भी इसने देखा जो पहले जितने भी सेल्स को ऑब्ज़र्व किया गया था, जैसे रॉबर्ट हुक ने भी किया, तो प्लांट के सेल को ऑब्ज़र्व किया था तो उसमें सेल वॉल थी। अब इसने जब एनिमल के सेल को देखा तो उसने देखा कि उसमें सेल वॉल नहीं है। और इसके अलावा इसकी एक और कंट्रीब्यूशन ये भी थी कि इसने बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स भी बताए कि तीन बेसिक कंपोनेंट, यानी उसने कहा था कि सेल जो हैं वो तीन बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। अच्छा, अब श्लाइडन और शवान के जो आइडियाज़ थे, उनकी जो फाइंडिंग्स थी, उनको सबको मिलाकर जो तीन बेसिक कंपोनेंट्स बने वो ये कि न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस में पहली तो बात यह है कि सारे एनिमल्स और सारे प्लांट्स ये सेल से मिलकर बने हुए हैं। और दूसरा ये कि न्यूक्लियस जो है वो एनिमल्स के सेल्स में, ये एक नई बात थी, एनिमल के सेल में ये सेंटर में होता है और प्लांट्स में ये पेरिफेरी में। तो उसकी वजह ये है कि प्लांट्स का सेल जब पैदा होता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, और जैसे ही प्लांट का सेल बड़ा होता है तो ये वैक्यूल्स मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, और ये बड़ा वैक्यूल न्यूक्लियस को एक साइड पर धकेल देता है तो वो पेरीफ्री में चला जाता है। एनिमल्स का सेल में न्यूक्लियस जो है वो दरमियान में होता है और प्लांट्स में एक साइड पर होता है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने देखी वो ये कि न्यूक्लियस के बाहर एक लिक्विड है जिसको उन्होंने साइटोप्लाज्म का नाम दिया। प्लाज्म का मतलब है लिक्विड, गाढ़ा मटेरियल, साइटो का मतलब सेल है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के बाहर की मेम्ब्रेन थी। इन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि प्लांट के सेल में सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है वो सेल वॉल है, जबकि एनिमल्स में सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्योंकि श्वान ने ये देखा था कि एनिमल के सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, तो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी। उसके बाद एक साइंटिस्ट था रुडोल्फ विर्चू। इसने 1855 में अपनी जर्मन लैंग्वेज में कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये उसने अपनी लैंग्वेज में कहा था और इस स्टेटमेंट का, ये उसकी स्टेटमेंट थी। इस स्टेटमेंट का मतलब था कि नए सेल्स पहले से मौजूद सेल से ही ओरिजिनेट होते हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब था कि नए सेल जो हैं वो पुराने पहले से मौजूद सेल से ओरिजिनेट होते हैं। इस वक्त एक आइडिया प्रीवेल कर रहा था जिसको हम कहते हैं ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस एक आइडिया था जिसके मुताबिक नए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग चीज़ों से पैदा होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जो पुराना पड़ा हुआ गला सड़ा गोश्त होता है उसमें सुंडियाँ खुद ही पैदा हो जाती हैं, नॉन लिविंग मटेरियल से पैदा होती हैं। ये एक आइडिया था जो था ए बायोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं, और ये ए बायोजेनेसिस के ख़िलाफ़ ये इसकी स्टेटमेंट थी। इसको बाद में ज़ाहिर है इसको फ़ौरन ही इतनी अच्छी पजीराई नहीं मिली, क्योंकि वो जो आइडिया था ए बायोजेनेसिस का उसको लोग ऑब्ज़र्व कर चुके थे और
अपेरेंटली वो ठीक भी लग रहा था एक्सपेरिमेंटेशन से। तो इसकी जो स्टेटमेंट थी बहुत इंपॉर्टेंट थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त वो आइडिया जो है वो बड़ा डोमिनेट कर रहा था। लुईस पास्चर वो पहला साइंटिस्ट था जिसने रुडोल्फ विर्च्यू का जो आइडिया था उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। क्योंकि उस वक्त लोग जो हैं बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ए बायोजेनेसिस को मानते थे कि लिविंग चीज़ें नॉन लिविंग चीज़ों से पैदा होती हैं। और रुडोल्फ विर्च्यू ने अपनी स्टेटमेंट तो दे दी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, लेकिन वो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाया, इसलिए बहुत सारे लोग उसको ना मानने वाले भी थे। लुईस पास्चर ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट्स की मदद से ये साबित किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही पैदा हो सकते हैं। तो इस तरह लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट्स के बाद ए बायोजेनेसिस वाले आइडिया का ख़ात्मा हो गया, और उसके बाद ये आइडिया प्रीवेल किया कि लिविंग चीज़ें सिर्फ लिविंग चीज़ों से ही पैदा हो सकती हैं। नौवां जो साइंटिस्ट था वो था ऑगस्ट वाइसमैन। इसने 1880 में ये कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ कॉमन ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसकी वजह ये थी कि इसी स्टेटमेंट की बेस पर एवोल्यूशन को भी जस्टिफाई किया जा सकता था। उसने कहा कि सारी, अब देखें इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता था कि सारी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका एक कॉमन ओरिजिन है, क्योंकि हिस्ट्री में नहीं जाया जा सकता। उसने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे कुछ उसने जो वजूहात दी वो ये, उसने कहा कि सेल जो है, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनमें बेसिक सिमिलैरिटीज़ हैं। बेसिक सिमिलैरिटीज़ क्या है कि सब की केमिकल कंपोजिशन एक जैसी है। यानी हमारी जो कंपोजिशन है, हमारे जो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनसे हमारी बॉडी बनती है, तो बैक्टीरिया के भी वही हैं, रेप्टाइल्स के भी वही हैं, एम्फीबियंस के भी वही हैं, इनवर्टिब्रेट्स के भी वही हैं। सब की केमिकल कंपोजिशन जो है वो एक ही जैसी है। फिर हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं कि ग्लूकोज को तोड़ते हैं और उसमें से एनर्जी निकालते हैं। हम क्या करते हैं, एनिमल्स, हम भी ग्लूकोज को तोड़ते हैं और उसमें से एनर्जी निकालते हैं। हम भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो हमारी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अक्सर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो सबकी मैच करती हैं। इसी तरह हमारा जो स्ट्रक्चर है, हालांकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं इनका फंक्शन अगर आप देखेंगे तो वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन अगर इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ नज़र आएंगी। तो ऑगस्ट वाइजमैन ने अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस की बेस पर उसने ये कहा कि सेल्स जो हैं वो बेसिकली सिमिलर हैं। हालांकि वर्सटाइल एंड फंक्शन में इनका काम जो है, यानी देखें कि सेल जो है, जो मसल का सेल है, उसका स्ट्रक्चर ज़ाहिर है और तरह का होगा, फंक्शन और तरह का है। उसका काम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना है। इसी तरह जो नर्वस सेल है, न्यूरॉन है जो, तो न्यूरॉन का काम जो है वो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है। हर एक सेल का एक अलग तरह का काम है, लेकिन फिर भी अगर आप बेसिकली देखेंगे, ज़ाहिर है उसमें ज़रूर वर्सटैलिटी है, उसमें चेंजेस हैं, वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सारे सेल्स एक जैसे हैं। सब सेल्स में ऐसा है कि बाहर की जो एनिमल्स में बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, अंदर सब के साइटोप्लाज्म है, उसी तरह की ऑर्गेनेलीज हैं। उसके अंदर सेंटर में उनके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर का मटीरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें जो हैं वो बेसिकली सारे सेल्स में एक जैसी हैं। लेकिन चूंकि उनके काम डिफरेंट हैं, उस लिहाज से उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होंगे। अच्छा, उसके बाद ये सारे जितने साइंटिस्ट थे, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन थी उनको इकट्ठा करके एक सेल थियोरी बनाई गई, फार्मूलेट की गई। किसी एक साइंटिस्ट का ये काम नहीं था, बहुत सारे साइंटिस्ट ने थोड़ा थोड़ा काम किया। जैसे जैसे अच्छी माइक्रोस्कोप इन्वेंट होती गई तो काम बढ़ता गया, इन्फॉर्मेशन जमा होती गई। फाइनली ये सारी इन्फॉर्मेशन को तीन जो साइंटिस्ट थे, श्लाइडन, शवान और एक पैथोलॉजिस्ट था रुडोल्फ विर्च्यू। श्लाइडन जो है वो बॉटनिस्ट था, यानी प्लांट्स का माहिर था। शवान जो है वो जोलॉजिस्ट था, और रुडोल्फ विर्च्यू जो है पैथोलॉजिस्ट था, यानी पैथोलॉजी का माहिर। पैथोलॉजी कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनकी जो स्टडी होती है वो पैथोलॉजी में आती है। तो पैथोलॉजिस्ट था ये रुडोल्फ विर्च्यू। इन सब ने मिलकर सेल थियरी को फार्मूलेट किया। सेल थियरी के जो तीन बेसिक पास्टुलेट्स थे वो ये हैं कि एक तो ये कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स।
पहली बात तो ये है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। दूसरी बात ये कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल है। ये मैंने आपको बताया कि चूंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं सेल से बने हुए हैं इसलिए हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, और चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हर काम सेल की वजह से हो रहा है इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, फंक्शनल यूनिट जो है वो भी लाइफ का जो फंक्शनल यूनिट है वो भी सेल ही है। तीसरी बात जो उन्होंने की वो ये कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी वो जो बायोजेनेसिस का आइडिया था कि जो नए सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल्स से ही वजूद में आते हैं। ये बायोजेनेसिस का आइडिया था। ये तीन पास्टुलेट्स जो हैं वो मिलकर सेल थ्योरी को फार्मूलेट करते हैं। अगर सवाल ये हो, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, तो आपने सिर्फ ये तीन ही लिखने हैं, तीन पास्टुलेट्स हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, उसमें आप ये जो हिस्ट्री वाली दो तीन बातें ये भी शामिल कर सकते हैं कि ये किसने बनाई थी। एक बॉटनिस्ट श्लाइडन था, एक ज़ूलॉजिस्ट श्वान था, पैथोलॉजिस्ट रुडोल्फ विच था। इन सब ने मिलकर पुरानी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके सेल थियरी बनाई थी। फिर ये कि सेल थियरी जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बायोलॉजी में, क्योंकि ये एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट है। यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट होने का मतलब ये होता है कि उसने बहुत सारी बिखरी हुई बातों को एक जगह पे जमा कर दिया। तो हमने सेल्स को अगर हम देखें तो उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन सेल थ्योरी को की नज़र की रोशनी में अगर हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सेल है वो बेसिकली सारे एक ही जैसे हैं। तो उसने सारी दुनिया के इतने डिफरेंट सेल्स को और लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाकर एक नुक्ते पर जमा कर दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट है। ये सारी बातें आप इस शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं अगर ये हो कि डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थियरी। लेकिन अगर सवाल ये हो कि डिस्क्राइब द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थियरी, तो पोस्टुलेट्स ये सिर्फ तीन हैं, तो इनको आपने सिर्फ डिस्क्राइब करना होगा।